हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 15 और क्वेश्चंस के साथ। मतलब आज सुबह मैंने जो वीडियो डाली थी वो सीटेट 2018 दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था आपसे पेपर 2 में जूनियर लेवल पे, उसके मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे पार्ट 1 के रूप में। तो उसका जो बाकी का 15 क्वेश्चन बचा हुआ था पार्ट 2 के रूप में मैं अभी बस कराने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और जिसको इनकी ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो कंटेंट है सही लोगों तक पहुंच सके। और जो सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर 16 से स्टार्ट होगा और जनवरी तक चलेगा, क्योंकि अब की बारी जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि सीटेट जो सीबीएसई कराती है उसने मॉक टेस्ट के रूप में अपनी साइट पे एक लिंक दे रखा है, जिससे कि आप जो मॉक टेस्ट है वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब जो होता है नमूना टेस्ट है। और अब की बारी पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, कंप्यूटर मोड में होगा ये। तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके, जो सीबीएसई की वेबसाइट है CTET.nic.in पे जाके मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें, ताकि आप ये समझ सकें कि जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब आप रियली एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, तो अब अगला क्वेश्चन 16 से शुरू होगा, जो आज का अभी का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो समावेशी शिक्षा जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण और विश्व बंधुता। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो जो समावेशी शिक्षा है वो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि समता एवं समान अवसर। बात समझ में आ रही है? इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब सभी को बराबर का हक मिले, ये उस पे है। और सभी को बराबर के हक से मतलब जो है यहाँ पे वो सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, सारे जो बच्चे हैं उनको समान अवसर मिले। इसीलिए जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो किसके सिद्धांत पे आधारित है, तो वो आपका इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है इस सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में लागू किया गया। जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक लॉ, एक एक्ट आया था, वो कब इनैक्ट किया गया, कब शुरू किया गया, उसके बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 1992, 1995, 1999 और 2016। ये किस वर्ष लागू किया गया इसकी बात पूछी जा रही है। कभी कभी जैसे होता है, बात को समझिएगा, जैसे राइट टू एडुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लेकिन वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो दिव्यांगजन है, जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, समझ रहे होंगे आप, दिव्यांग, ठीक है, उनका जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका सही ऑप्शन जो होगा इसमें 2016 है। ये ओपन एंड शट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कि ये लागू किया गया था 2016 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, देखिए ये हम सभी को पता है कि वी ऑल आर नॉट हैविंग सेम इंटरेस्ट। होता है ना कि कुछ ना कुछ हमारे जब इंटरेस्ट लगे हैं, हमारे अंदर क्षमताएं भी अलग होंगी, ठीक है। तो विविधता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, सारे लोग मतलब एक जैसे नहीं हो सकते, ये समझिएगा। तो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। कैसे विद्यालय होने चाहिए? जहां पहला है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। क्या बात की जा रही है, टीचर तो पगला जाएगा फिर। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। क्या बात बोली गई, जबरदस्त। इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि विविध मतलब ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अब अगर अलग अलग तरह से बच्चा सीख रहा है, मतलब होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा सा स्लो सीखते हैं, कुछ लोग एक जैसे जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो सकता है कि उससे वो सीख ना पाए, बाकी लोग सीख रहे हैं, उसके लिए दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़े। तो इस तरह की पेडागोजिकल चीज़ें यूज़ करे, पेडागोजिकल मेथड यूज़ करे टीचर, कि जो शिक्षण अधिगम है ना वो आसानी से हो सके। मतलब जो विविध अधिगम
आवश्यकता है ना, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, वो पूरा करने के लिए जो टीचर हो वो ट्रेंड हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, अगर हम बात करें राइट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसकी मैंने अभी बात की है, RTE की, राइट टू एजुकेशन जो होता है, उसमें बोला गया कि जो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, उसमें दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, या 6 से, अगर आप बात करेंगे ना RTE की जो कि 2009 है, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, तो सीधा का सीधा जो है ना वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है। यहाँ पे दिव्यांग डाल के आपको बस घुमाने की कोशिश की गई, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे? अब देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब कभी हिंदी टफ लगे ना, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी झांक लीजिएगा। अब विविध अधिगमकर्ताओं मतलब अलग अलग जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है सुगम्य स्वरूप, सुगम्य का मतलब होता है कि ईजिएस्ट फॉर्म में, मतलब इस तरह से सरल करके जो शिक्षण अधिगम सामग्री उसको प्रदान करना ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सकें, बस बात इतनी सी है। तो उसमें क्या है, बोला गया कि का तात्पर्य से है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। अच्छा, समावेशी शिक्षा के नैतिक सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। दूसरा है आपका शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिक संहिता, ठीक है, सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। हिंदी इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट, मतलब जो नैतिक विचार होते हैं सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के, उससे इसका मतलब है यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, जो शिक्षण की व्यावसायिकता का सार्वभौमिक संहिता है, उससे मतलब है इसका, या यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब शिक्षण के सार्वभौमिक मानवादी जो दृष्टिकोण होते हैं, और यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक जो संरचना है उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं बच्चों को या जो भी लर्नर्स हैं उनको सीखने के लिए सुगम्य रूप में, साधारण रूप में, सरल तरीके से जो हम शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान कराते हैं, तो उसका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर 4 से, क्योंकि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना होती है। कोई भी पढ़े, हमको जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन और इस तरह से प्रोवाइड कराना चाहिए कि जिस स्तर के लिए हम, जिस कक्षा के लिए, जिस लेवल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो ये जो आएगा ना आपका यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, ये सार्वभौमिक जो संरचना होती है, ठीक है, जो डिज़ाइन होता है, जो पैटर्न होता है लर्निंग का, उससे इसका तात्पर्य है। अगला देखिए 21, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। जानते हैं स्वजागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और जो कंट्रोल करते हैं हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, संज्ञानात्मक जो क्षमताएं होती हैं, ठीक है, नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और शोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इसमें क्या अंतर्निहित है, इसमें अब क्या मतलब ये इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। केंद्रीकरण के जरिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, या संज्ञान बोध के जरिए आप करेंगे, संज्ञान के जरिए करेंगे, या समायोजन के जरिए आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। तो मैं आपको बता दूं ये जो है मेटा कॉग्निशन के अंतर्गत आता है, मतलब संज्ञान बोध के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये जो चीज़ आएगी वो संज्ञान बोध के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। याद रखिएगा
उन्होंने जो जैसे बोलते हैं ना सादृश्यता और अपना जो उनका एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को पहले कर रखे हैं, लेकिन उसके आधार पे नई सूचना को जो है वो अपने अनुभव के आधार पे कर रहे हैं या सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। देखिए, एक होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे अनुभव की बात की गई है, ठीक है। और अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे ना, जब जिसको आप बोलते हैं सृजनात्मक सोच की अगर आप बात करेंगे, तो वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में जब झटके से आप तुरंत उसका आंसर, ये चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे जो है क्रिएटिव थिंकिंग लगती है, ठीक है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो याद रखिएगा एक चीज़ को कि जब भी आप किसी नई सूचना को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर करेंगे, तो वो आपका मूर्त सोच से संबंधित है, कॉन्क्रीट से संबंधित है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जो इंडिविजुअल जिसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, सारे एक जैसे तो होते नहीं हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब, तो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब उनकी क्षमताओं को, उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तर को, मतलब उनको कहाँ पे परेशानी होगी, कहाँ पे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, कहाँ पे उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उस तरह से अगर आप पढ़ा रहे हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से क्या, कौन सी विधि जो है, कौन सी विधि सही होगी, ठीक है। सिंपल से समझ में आ रहा है। पहला वाला इंग्लिश में देखिएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको आप बोलते हैं विभेदी अनुदेशन, ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। सेलेक्टिव नहीं करेंगे आप उसको, सेलेक्टिव नहीं, विभेदी, डिफरेंशिएटिव, ठीक है। 24, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन का मतलब जिसको आप मेंटेनेंस बोलते हैं ना, उसी को प्रतिपालन बोलते हैं हिंदी में। जो अधिगम के फिल इन द ब्लैंक्स चरण का पूर्ववर्ती है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, और अनुवर्ती लिखा होता हो तो उसका मतलब होता है आगे वाला। मैथ्स का ये टर्म है, ज़्यादातर मैथ्स में बच्चे जब करते हैं स्टार्टिंग में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे, कि दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती बताओ, जिसको आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर बोलते हो। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, और सक्सेसर का मतलब होता है अनुवर्ती, जिसका मतलब होता है पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, और सक्सेसर का मतलब होता है अगली, आने वाली, इसके बाद वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशेष चरण है। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो अधिगम के चरण की पूर्ववर्ती, अधिगम के चरण की पूर्ववर्ती मतलब अधिगम का वो चरण है उसके पहले आती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मेंटेनेंस के पहले क्या आता है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, अधिग्रहण या एक्विजिशन नहीं, सामान्यीकरण, फोर्थ वाला देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सामान्यीकरण के बाद जो है वो फिर आता है आपका प्रतिपालन। अधिगम का एक विशेष चरण है जो अधिगम के चरण का, तो जो प्रतिपालन है वो सामान्यीकरण के, ये जो है ना सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है, ठीक है। अगला 25, जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, जजोंक बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, उनका कहना है कि संज्ञान मतलब जो कॉग्निशन होता है, ठीक है, और जो भाव होता है जिसको आप इमोशंस बोलते हैं, ठीक है ना, इमोशनल कहते हैं ना, अरे बहुत इमोशनल मत हो यार, जाने दो, ठीक है। तो संज्ञान और भाव क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधी होते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड है या इंटर रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है या अन्योनाश्रित, मतलब इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है ना अन्योनाश्रित, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, जिसका मतलब है। और अगर आप इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो स्वतंत्र होता है। तो ये जो जंजोग का जो मानना है, जो जंजोग मानते हैं कि संज्ञान और भाव, बात को समझिएगा, संज्ञान और भाव जो है वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा, वो स्वतंत्र होते हैं अकॉर्डिंग टू इनके, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इनके ये स्वतंत्र होते हैं। ट्वेंटी 26 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों के प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ?
पहले से जो सीखे हुए कार्यों में उसमें सुधार लाना है हमको, ठीक है, जो बच्चे सीख रखे हैं। शिक्षक बच्चों के प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की, अब वो शिक्षण की मतलब उनके प्रदर्शन को देख के फिर उनको सिखाता है, तो वो शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, कौन सी विधि का। तो कहते हैं इसको इमिटेशन, अनुकरण, अवलोकन, करेक्टिंग, मॉडलिंग, इसको जो है ना प्रतिरूपण, मॉडलिंग बोलते हैं। बात को समझिएगा, ये जो होता है वो प्रतिरूपण का हिस्सा है, क्योंकि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाना है उसको ना, तो बच्चों के प्रदर्शन को चेक कर रहा है, उसके बाद वो जो शिक्षण की, उसके बाद उसको सिखा रहा है, मतलब तो वो मॉडलिंग कर रहा है, उसको एक प्रतिरूपण कर रहा है। देख लिया उसने कि बच्चा क्या सीखा है, कैसे सीखा, उसमें क्या क्या हमको करेक्शन करने, क्या क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट उसमें लानी है, तो उसका जो है आप बोलेंगे कि वो जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिरूपण कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैन एंड जैनिस, मनोवैज्ञानिक है, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, list the alternatives and weigh each option for its advantages and disadvantages. इस बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स कह रहा है कि मैन और जो जैनिस हैं उनके अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। सिंपल सी बात है, निर्णय जो है किसी चीज़ का एनालिसिस करके ही आप निर्णय लेते हो, ठीक है, पूरा चीज़ एकदम कि ये ऐसे से ऐसे है या ऐसे से ऐसे, तो हमको इस कंडीशन में क्या करना है, तो वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस अपना रहे हो, याद रखिएगा, ठीक है, निर्णय लेने वाला, ठीक है। विकल्पों की सूची बनाते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा वाला हमको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किससे हमको ज़्यादा, देखिए लिखा भी है, और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप लिस्टिंग करोगे ना तो आप प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को चेक करते हो, मतलब नुकसान और फायदा उसका, दोनों चीज़ों को देखते हो, ठीक है ना। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है, सर्वेलेंस मतलब चौकस, सतर्क विजिलेंट, निवर्तमान मतलब आउट गोइंग, या ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश। अरे यार निरंकुश से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, नहीं, इसका जो सही है कि वो सतर्क होते हैं, ये सतर्कता की निशानी है। हम ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ठीक है, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें सतर्कता की निशानी है, तो आप इसको विजिलेंट बोलेंगे, ठीक है ना। 28, एक समस्या सुधारक बच्चा, एक समस्या सुधारक बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, ठीक है। क्या है, सृजनात्मक बौद्ध। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक समस्या जो कहते हैं ना कि इन फिल इन द ब्लैंक्स थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है ना कि जब किसी समस्या को आप सुधारते हैं या उसको चेक करते हैं ना, तो उसमें आप लॉजिक लगाते हैं। समस्या का जो सीधा संबंध होता है लॉजिक से, बिना लॉजिक के किसी भी समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। लॉजिक लगाओ, समस्या का समाधान पाओ, ठीक है ना। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कार्य को बच्चों को देते हो और उस कार्य को वो स्वयं मतलब करते समय स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहा है, मतलब उसमें आनंद भी ले रहा है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है। इसको देखिए, इसको साधारण सी भाषा है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य, मतलब कंज्यूमर टाइप टास्क। जिस कार्य को आपने दिया है उसको जो बच्चा जो है स्वयं आनंद लेते हुए अगर अनुभव प्राप्त करते हैं ना, तो उसको आप बोलेंगे उपभोक्ता प्रकार का कार्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन, मतलब अधिगम को बढ़ाने के लिए, संवर्धन से मतलब है बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनहेंस लर्निंग, ये तो संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और फिल इन द ब्लैंक्स का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझिएगा फिर से कि बहुसंवेदी मतलब समझ रहे हैं ना, बहुसंवेदी का मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग जो है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में एक मेथड है में अधिगम संवर्धन है, तो मतलब अधिगम को जो सीखना है उसको बढ़ाने के लिए दृश्य मतलब देखने वाली जो जिसको आप देख सकते हो, श्रव्य सुन सकते हो, स्पर्श छू सकते हो, और क्या, और फिल इन द ब्लैंक्स संवेदनाओं के साथ, ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो एक बात का याद रखिएगा, गतिबोधक। किसका, गतिबोधक, ठीक है। मतलब अगर आप बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि में
अधिगम बढ़ाने हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श वाली सामग्री यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें और फिल इन द ब्लैंक्स का एक साथ प्रयोग कैसे, मतलब उसमें गति बोधक का एक साथ प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। ये 15 क्वेश्चन थे। ये पार्ट 2 है जो सुबह मैंने कराया था सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 का। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें